हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, आधुनिक भारत का ये टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से पर्सन बनते हैं, चाहे ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, यूपी पीसीएस में भी काफ़ी पर्सन पूछे जाते हैं। यहाँ से पर्सन बिल्कुल हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमने पुर्तगाल के 4 भाग देख लिए हैं। दोस्तों, आज हमारा जो भाग है, भाग 1 है। ये एक ही भाग है डच का। ठीक है दोस्तों, तो डचों का भारत में आगमन, क्योंकि पुर्तगाल के बाद कौन आए थे? डच आए थे। ठीक है दोस्तों, तो डच आए थे हॉलैंड या नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे डच। ठीक है, द डच। ठीक है दोस्तों, तो डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, देखिए नीदरलैंड वर्तमान में नाम है, हॉलैंड पहले नाम था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पर्सन की ये श्रृंखला और देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण हमारे 25 पर्सन हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पर्सन से। और पहला पर्सन है हमारा दोस्तों, डच कहाँ के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, तो डच कहाँ के निवासी थे? ठीक है, अभी मैंने बताया भी। तो डच कहाँ के निवासी थे? तो डच थे दोस्तों, ऑप्शन ए, हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड भी है, जो वर्तमान में है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और यहाँ से पर्सन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है कॉर्नेलियस हेस्टमान ने अपना पहला अभियान कब शुरू किया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, डच कब आए? हॉलैंड। तो देखिए आए कॉर्नेलियस हेस्टमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान हुआ 1596 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ? 1596 ईस्वी में। ठीक है, तो कॉर्नेलियस हेस्टमान ने अपना पहला अभियान कब शुरू किया? 1596 में शुरू किया। ठीक है दोस्तों, पर्सन इस तरीके से भी आ सकता है कि डचों ने अपना पहला अभियान कब शुरू किया। ठीक है, तो कब शुरू किया? 1596 ईस्वी में शुरू किया। ठीक है, और कहाँ से? ये पूर्वी जगत, ठीक है, सुमात्रा बैंटम में पहुंचा। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी कंपनी का नाम था डचों की जो कंपनी थी वो थी वेरेनिगे ओस्ट एंडी से। ठीक है दोस्तों, तो वेरेनिगे ओस्ट एंडी से। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1602 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और मैं इसका दूसरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके ये ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए लिखता हूँ, वे रे नी अदगे और दे। ठीक है, वेरिनी गदे। ठीक है, फिर है ओस्त। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है एनडी से। ठीक है, एन डी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ? जब डचों ने भारत में अपना अभियान शुरू किया 1596 में। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 1602 ईस्वी में जो डच संसद थी उसने एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और उस प्रस्ताव के तहत क्या किया? वेरेनी गदे ओस्ट एंडी से। ठीक है, इंडी से, अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है डच संसद ने कितने वर्षों के लिए कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार आदि करने के लिए अधिकार दिया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब उन्होंने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी नीदरलैंड ने। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रस्ताव एक पास हुआ, डच संसद ने किया,
तो कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 21 वर्षों के लिए दिए। ठीक है, ऑप्शन 4 21 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कंपनी की संयुक्त पूंजी कितनी थी? ठीक है दोस्तों, तो इसकी संयुक्त पूंजी कितनी थी? तो दोस्तों जब उन्हें अधिकार पत्र दे दिए तो इस कंपनी की संयुक्त पूंजी थी 65 लाख गिल्डर। ठीक है दोस्तों, 65 लाख गिल्डर। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, 65 लाख गिल्डर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी का संचालन किसके आदेश पर किया जाता था? ठीक है दोस्तों, तो जो ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड थी तो इसका संचालन किसके आदेश पर किया जाता था? तो दोस्तों जो कंपनी है इसका संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो किसके आदेश पर किया जाता था? तो ये किया जाता था डच सरकार के आदेश पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी का संचालन कितने सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो संचालन कंपनी का होता था डच सरकार के आदेश अनुसार तो 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो कितना सदस्य होते थे इस बोर्ड में? 17 सदस्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 17 सदस्यीय बोर्ड के व्यक्ति कैसे थे? ठीक है दोस्तों, तो देखिए 17 सदस्य जो बोर्ड था ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी थे, साहसी थे। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों उत्तर आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से व्यवहारित थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डचों के आगमन के समय, ठीक है दोस्तों, पुर्तगालियों का किस पर एकाधिकार था? ठीक है दोस्तों, तो जब डच भारत में आए तो उस समय पुर्तगालियों का एकाधिकार किस पर था? तो पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। ठीक है दोस्तों, तो जब कौन आए, डचों का आगमन हुआ भारत में तो उस समय पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार पुर्तगालियों का था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डच काली मिर्च और मसालों के लिए किस पर निर्भर थे? ठीक है दोस्तों, तो डच किस पर निर्भर थे? तो डच थे दोस्तों काली मिर्च और मसालों के लिए इंडोनेशिया पर। ठीक है दोस्तों, देखिए इंडोनेशिया में एक द्वीप था दोस्तों, उसका नाम था मसाला द्वीप पुंज। ठीक है, मसाला द्वीप पुंज, यहाँ लिख देता हूँ। मसाला द्वीप पुंज। ठीक है, ये कहाँ था? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो डच काली मिर्च और मसालों के लिए किस पर निर्भर थे? तो इंडोनेशिया मतलब मसाला द्वीप पुंज पर निर्भर थे। ठीक है, और उन्होंने ध्यान भी मसालों पर ही दिया। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मसालों पर ध्यान दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डचों ने किसको पराजित कर अम्बायन पर अधिकार किया था? ठीक है दोस्तों, तो डचों ने किस पर या किसको पराजित कर? ठीक है दोस्तों, तो डचों ने 1605 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, डचों ने 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बायना क्या कर लिया? ले लिया अपने अधिकार में। ठीक है, तो अम्बायना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ना पे वाला था यहाँ पर। ठीक है, तो पुर्तगालियों को पराजित करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जकार्ता के खंडरों पर बेटेविया नामक नगर किसने बसाया था? ठीक है दोस्तों, तो बेटेविया नामक नगर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है इसका? बेटेविया। ठीक है, तो देखिए 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडरों पर बेटेविया नामक नगर बसाया किसने? डचों ने। ठीक है, डचों ने। ठीक है, और कब बसाया? ये बसाया जब इन्होंने अम्बायन को अपने अधीन में ले लिया, अधिकार में ले लिया, और धीरे धीरे क्या किया फिर मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हरा कर। ठीक है, कहाँ से हराया? मसाला द्वीपपुंज मतलब इंडोनेशिया में इन्हें हराया, और 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडरों पर बेटेविया नामक नगर बसाया। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया की
राजधानी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मसाला द्वीपपुंज पर डचों ने किसको हराया था। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाल को हराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। ठीक है दोस्तों, तो डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली में खोली थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ खोली थी? पीपली में। ठीक है, और कब? 1627 में। ठीक है, 1627 ईस्वी में पीपली में खोली थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डचों ने हुगली के निकट चिनुसुरा में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो हुगली के निकट चिनुसुरा में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, जब इन्हें पीपली में स्थापित कर दी अपनी फैक्ट्री। ठीक है, मतलब बंगाल में जो पीपली जगह पर स्थापित की थी 1627 ईस्वी में, उसके बाद कुछ ही दिन बाद मतलब तो डच पीपली से बालासोर चले गए और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री अपने स्थापित की। और उसके बाद 1653 ईस्वी में, ठीक है, 1653 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, डचों ने हुगली के निकट चिनुसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो कब की? 1653 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा 1653। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? 1653। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चिनसुरा में डचों ने किस किले का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो जब उनका दोस्तों वहाँ पर बंगाल में बढ़िया डचों का क्या चल गया, व्यापार शुरू हो गया, तो उन्होंने क्या करा, चिनसुरा में डचों ने गुस्तावसु नामक किले का निर्माण किया। ठीक है, किसका? गुस्तावसु किले का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, एक ऑप्शन। ठीक है, गुस्तावसु नामक किले का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आश्रित थी। ठीक है दोस्तों, तो डचों की व्यापारिक व्यवस्था जो आधारित थी वो थी सहकारिता पर। ठीक है, ऑप्शन एक सही होगा, सहकारिता पर डचों की व्यापारिक व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डचों के लोग मुख्यतः किस का व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, डचों के जो लोग थे मुख्यतः जो व्यापार करते थे, ठीक है, देखिए मैं बता दूं आपको, ये जो करते थे मसालों का, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व सोरा का व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो मसाले, नील, कच्चा रेशम, वस्त्र, अफीम, सोरा, ठीक है, तो ये सभी का क्या करते थे, व्यापार करते। तो हमारा 7वां सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कासिम बाजार और पटना में किसने फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो दोस्तों डचों ने इन दोनों जगह पर कासिम बाजार और पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, और किसके बाद? गुस्तावसु जो ने किला निर्माण किया उसके बाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेदारा का युद्ध किनके मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बेदारा का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बेदारा का युद्ध अंग्रेजों के मध्य हुआ था, डच और अंग्रेजों के। ठीक है, 1759 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने डचों को कब भारत से अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से कब निष्कासित कर दिया था, तो दोस्तों कर दिया था 1795 में। ठीक है, इनको हराकर। ठीक है, 1795 में निष्कासित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डचों के पतन के कारण थे। ठीक है, तो डचों के पतन के विनाश के क्या कारण थे, तो नौसैनिक शक्ति का कमज़ोर होना, बिल्कुल, मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति का अपनाना और राजनीति में सक्रिय न होना। ठीक है दोस्तों, मतलब ये क्या करते थे, जो डच थे भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया इन्होंने, राजनीति में ना तो कभी हस्तक्षेप किया और ना ही रुचि ली। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सिर्फ अपने व्यापार को ही सब कुछ माना, तो इसके जो पतन के कारण है सभी है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण नौसेना शक्ति अंग्रेजों की मजबूत थी और डचों की कमज़ोर थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है बेदारा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1559 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बेदारा का युद्ध कौन जीता था। ठीक है दोस्तों, तो कौन जीते थे, ब्रिटेन जीता, मतलब इंग्लैंड जीता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और डच हारा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न, इसे देख लेते हैं। बेदारा का युद्ध में या बेदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये किया था क्लाइव ने। ठीक है, बेदारा का जो युद्ध हुआ था डचों को हराया था। ठीक है दोस्तों, तो डचों को पराजित किया और उनका भारत में क्या हो गया, अंतिम रूप से पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। ठीक है, क्लाइव ने किया। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।